नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात मेरे शेर और शेरनियों। मैं आ चुका हूं आपके बीच में आपके ज्ञान को अपडेट करने के लिए। और मेरे दोस्तों, नोटबुक पेन उठा लीजिए। 22 मार्च 2020 दैनिक समसामयिक की जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए क्या है, अति महत्वपूर्ण है, फूल पत्ती वाली क्लास है दोस्तों। बिल्कुल तैयार हो जाइए। यह क्लास दोस्तों आपके लक्ष्य तक आपको पहुंचाने के लिए निर्णायक भूमिका अदा करेगी। मैं आपका सारथी और दोस्तों आप मेरे अर्जुन, और मुझे पूरी उम्मीद है और पूरा विश्वास है अपने अर्जुनों पर कि वो, और रानी लक्ष्मीबाई पर, कि वो अपने लक्ष्य पर पहुंचेंगे और पेपर की इस बार धज्जियां उड़ा ही देंगे। तो मेरे दोस्तों बिल्कुल तैयार हो जाइए। जो अभी तक नहीं जुड़े हैं उन्हें जोड़ लीजिए, क्योंकि इस क्लास की सबसे बड़ी विशेषता है दिल के अंदर उतरना। और जो दोस्तों दिल के अंदर उतरता है वो लंबे समय तक रहता है, और जो लंबे समय तक आपके दिमाग में रहेगा वही दोस्तों पेपर के अंदर सवाल सही हो पाएगा। तो मेरे दोस्तों तैयार हो जाइए फूल पत्ती वाली क्लास में फूल पत्तियां लगाने के लिए। और सबसे पहले आज का एनर्जी डोज दोस्तों, और देखते हैं आज का क्या है मोटिवेशनल कोट। मेरे दोस्तों गौर कीजिए, निर्णय लेना और असफल हो जाना, मेरी बात को ढंग से सुनिएगा। निर्णय लेना और असफल हो जाना, इसमें एक बात तो स्पष्ट है कि आप उस भीड़ का हिस्सा नहीं है जो असफल होने के डर से निर्णय ही नहीं कर पाते हैं। मेरे दोस्तों अगर आप निर्णय लेते हो, आपने सोचा कि मुझे इस लक्ष्य को पाना है, और आप दोस्तों उसके किसी चरण में आप क्या हो गए, असफल हो गए, तो कोई बात नहीं, आप उनसे तो आगे निकले जिन्होंने दोस्तों कदम आगे बढ़ाने की कोशिश ही नहीं की। मेरे दोस्तों खाना आपकी मम्मी तैयार कर देंगी, आपके सामने रख देंगी, लेकिन दोस्तों उस निवाले को उठा करके मुंह तक ले जाने के लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा। और किसी ने आपके मुंह तक निवाला पहुंचा भी दिया तो मेरे दोस्तों चबाना तो आपको ही पड़ेगा, निगलना आपको ही पड़ेगा। मेरी बात को गौर से सुनिएगा दोस्तों, मैं आपसे कह रहा हूं कि आपकी सफलता में अंतिम रूप से निर्णायक भूमिका केवल आपकी होगी। असफलताओं से डरना नहीं है, इन्हें सीढ़ियां बनाना है सफलता तक पहुंचने के लिए। मेरे दोस्तों ये सीढ़ियां हैं, और आप अगर इन सीढ़ियों को बनाने में सक्षम होगे, कामयाब होगे दोस्तों, तो ध्यान रखना ये छत तक नहीं पहुंचना, हमें दोस्तों कहां, आसमान में पहुंचना है, आकाश में पहुंचना है। तैयार हो जाइए मेरे दोस्तों, हां तैयार हो जाइए, हार नहीं माननी है। केवल एक ही बात आपको बता रहा हूं 5 महीने से कि हार नहीं माननी है दोस्तों। मान ली तो हार होगी, और ठान ली तो निश्चित ही जीत होगी। बस आप मेरे साथ बने रहिए, अपने चेहरे पर मुस्कान लेकर आइए दोस्तों। और हम बढ़ते हैं आज के पहले सवाल पर। हर सवाल फूल पत्ती वाला है, कुछ नए सवाल होंगे दोस्तों जो आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेंगे। उसका एकमात्र उद्देश्य है कि कोविड-19 के अलावा भी कुछ पढ़ना, क्योंकि कोविड-19 पढ़ के क्या हो गया दोस्तों, दिमाग का फलूदा बन गया है। क्या बन गया है? दिमाग का दही बन गया है। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का पहला सवाल। हाल ही में आनंद विष्ट जी का निधन हो गया, ये किस राज्य के मुख्यमंत्री के पिता थे? मेरे दोस्तों चर्चा में इसलिए रहे क्योंकि ये जिस राज्य के मुख्यमंत्री के पिता थे दोस्तों, उन्होंने वो अंतिम संस्कार में नहीं गए, और केवल उन्होंने एक ही बात कही कि इस समय मानवता की रक्षा करना ही मेरा क्या है, परम धैर्य है दोस्तों, परम धर्म है। तो आइए अब क्वेश्चन पर फोकस कीजिए। आप हर सवाल को दोस्तों नोटबुक पेन उठा करके नोट करना है आपको। और देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि भाई कौन है वो, तो ध्यान रखना आनंद विष्ट जी हैं जिनका निधन हो गया है मेरे दोस्तों। और ये कहाँ के हैं? ये उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं दोस्तों। ये कौन है? योगी आदित्यनाथ। जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ मेरे दोस्तों, इनके पिता हैं कौन? आनंद बिष्ट। तो पहला क्वेश्चन तो क्या हो गया, योगी आदित्यनाथ जी के पिता हैं आनंद बिष्ट दोस्तों, जिनका 89 वर्ष में क्या हो गया, देहांत हो गया। और ध्यान रखना कोरोना की लड़ाई में दोस्तों, कोरोना की लड़ाई में लगे हुए हैं कौन? योगी आदित्यनाथ जी। और इन्होंने अंतिम संस्कार में, अंतिम दर्शन में ये नहीं गए, और इन्होंने पत्र लिखा दोस्तों, और पत्र लिखकर कहा कि मैं लॉकडाउन हटने के बाद आऊंगा दोस्तों। ये बड़ी बात है, आप समझने की कोशिश कीजिए कि भारत
किस प्रकार एकजुट होकर के दोस्तों महामारी को हराने में लगा हुआ है, अड़ा हुआ है। पेपर भी हारेगा और ये महामारी भी हारेगी। उत्तर प्रदेश की बात करूं तो मेरे दोस्तों इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी है लखनऊ। क्या है? नवाबों की नगरी मेरे दोस्तों, लखनऊ इसकी राजधानी है। और ध्यान रखना, उत्तर प्रदेश के बारे में आपको पता है कि वाराणसी दोस्तों और कानपुर ये दोनों किस नदी के किनारे हैं? गंगा नदी के किनारे हैं। नाचने लगेंगी आपकी उंगलियों पर दोस्तों, चिंता मत कीजिए। और यमुना नदी के किनारे कौन स्थित है? आगरा और मथुरा स्थित है। हमने भारत दर्शन पढ़ा था उत्तर प्रदेश का और आपने आनंद लिया होगा उस भारत दर्शन का। अब देखिए दूसरा सवाल क्या है दोस्तों। दूसरा सवाल जो है वो बड़ा ही क्या है, बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल है। और देखिए आप क्या कह रहा है दूसरा सवाल मेरे दोस्तों। विश्व का सबसे बड़ा फुटबॉल स्टेडियम का निर्माण कहाँ शुरू हुआ? मेरे दोस्तों लगाइए स्टार इस क्वेश्चन पर कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा फुटबॉल स्टेडियम का निर्माण कहाँ शुरू हुआ है। तो इसका आंसर है दोस्तों चीन के अंदर। कहाँ शुरू हुआ है? चीन के अंदर शुरू हुआ है। अब बात को सुनिएगा दोस्तों, ये स्टेडियम कौन सा है? एवरग्रैंडी स्टेडियम है, क्योंकि इसको बनाने वाली जो कंपनी है दोस्तों उसका नाम है एवरग्रैंडी। तो ये एवरग्रैंडी क्या है? स्टेडियम है प्यारे साथियों। अगला पॉइंट समझिए आप कि ये दोस्तों किस आकार का है? तो ये कमल के आकार का है। किस आकार का है? कमल का फूल जो है दोस्तों इसके आकार का है ये फुटबॉल स्टेडियम। और ये विश्व का क्या होगा? विश्व का सबसे बड़ा फुटबॉल स्टेडियम होगा जो 2022 तक बनकर के तैयार होगा मेरे दोस्तों। और ध्यान रखना इसकी क्षमता जो है वो होगी 1 लाख दर्शकों की। कितनी? 1 लाख जो है दोस्तों यहाँ पर दर्शक बैठ सकेंगे। तो देखिए विश्व का सबसे बड़ा फुटबॉल स्टेडियम कहाँ बनेगा? चीन के अंदर बनेगा। एवरग्रैंडी संस्थान बनाएगी दोस्तों इसको। कमल के आकार का होगा, 2022 तक बनकर तैयार होगा और 1 लाख इसकी क्षमता होगी। अब आपके दिमाग में ये सवाल आना चाहिए कि सर अभी वर्तमान में कौन सा स्टेडियम है जो सबसे बड़ा है? मेरे दोस्तों उसका नाम है कैंप नाउ स्टेडियम। जो फुटबॉल का सबसे बड़ा स्टेडियम है वो है कैंप नाउ स्टेडियम। और मेरे दोस्तों ये सबसे बड़ा जो स्टेडियम है फुटबॉल का वो कहां पर स्थित है? यह स्थित है बार्सिलोना के अंदर। मेरी बात को गौर से सुनना, विश्व का फुटबॉल का सबसे बड़ा स्टेडियम है कैंप नाउ स्टेडियम जो कि बार्सिलोना में स्थित है। और ये बार्सिलोना कहां पर है? तो मेरे दोस्तों यह स्थित है स्पेन के अंदर। कहां पर? स्पेन के अंदर स्थित है। अच्छा सवाल है दोस्तों। एक बार आप फोटो भी देख लीजिए किसकी? एवरग्रैंडी स्टेडियम जो बनकर तैयार होगा दोस्तों। बड़ा ही खूबसूरत स्टेडियम है और आप इसकी शेप देखिए, जिस प्रकार कमल का फूल होता है दोस्तों उसी प्रकार यह स्टेडियम है। तो हम कह सकते हैं कि चीन में भी कमल का फूल खिल जाएगा मेरे दोस्तों। तो बस आप इस प्रकार हंसते हुए पढ़ते जाइए दोस्तों। और हाँ, अपने ज्ञान को अपडेट करना हमारा क्या है? परम लक्ष्य है दोस्तों, परम उद्देश्य है। हम किस प्रकार पढ़ रहे हैं दोस्तों यह महत्वपूर्ण नहीं, यह महत्वपूर्ण है कि पेपर में अगर सवाल आया करंट अफेयर्स का तो आप उस पे फूल पत्ती लगाने में सक्षम हो या नहीं हो। आइए देखते हैं तीसरा सवाल दोस्तों। और जो तीसरा सवाल है ये बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल है मेरे दोस्तों और आप सबके लिए तो ये और महत्वपूर्ण है। नेशनल सिविल सर्विस डे, हाल ही में राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस बनाया गया है। यह दिवस बनाया जाता है, बड़ा ही अच्छा सवाल है दोस्तों। इसे कब बनाते हैं हम? 21 अप्रैल को बनाते हैं। कब बनाते हैं? 21 अप्रैल को बनाते हैं। अब आप पूछोगे सर 21 अप्रैल ही क्यों? तो मेरे दोस्तों जो भारत के पहले गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन थे दोस्तों? सरदार वल्लभ भाई पटेल, भारत के लौह पुरुष दोस्तों। इन्होंने 21 अप्रैल के दिन, कब मेरे प्यारे साथियों? 21 अप्रैल के दिन इन्होंने एक बात कही और वो क्या कहा? स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया। इस वर्ड को याद रखना मेरे दोस्तों। क्या कहा इन्होंने? स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया। और मेरे दोस्तों ये वर्ड इन्होंने किसके लिए उपयोग में लिया? ये इन्होंने सिविल सेवा के लिए उपयोग में लिया। किसके लिए लिया? सिविल सर्विस। जो दोस्तों वर्तमान में आज IAS की जॉब है दोस्तों,
आईपीएस की जॉब है, या स्टेट के अंदर आप जानते हो दोस्तों, स्टेट के अंदर जैसे राजस्थान के अंदर आरएएस है, आरपीएस है, ये सिविल सर्विस जॉब है। कैसी है दोस्तों? सिविल सर्विस जॉब है। तो इन्हें स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया कहा, मतलब कि भारत का दोस्तों इस्पाती ढांचा, फौलादी ढांचा किसे कहा? सिविल सर्विस को कहा। इसीलिए 21 अप्रैल को हम क्या बनाते हैं? सिविल सर्विस डे बनाते हैं। पहली बात तो ये क्लियर होनी चाहिए, किसने कहा? सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और भारत के पहले गृह मंत्री भी थे। अब आप मुझसे पूछोगे कि सर ये बनना कब से प्रारंभ हुआ? तो मेरे लाडलों, ये स्टार्ट होता है बनना 21 अप्रैल 2006 से। कब से? 21 अप्रैल 2006 से ये बनाना प्रारंभ किया गया मेरे दोस्तों। और हाँ, अब की बार जब हमारे प्रधानमंत्री गुजराती दिमाग श्री 1008 नरेंद्र मोदी जी महाराज ने दोस्तों क्या कहा सिविल सर्विस के बारे में, तो उन्होंने कहा कोविड-19 से लड़ने के लिए और मानवता की मदद करने के लिए, ये जो कोविड-19 जो वॉरियर्स हैं दोस्तों, ये योद्धा हैं जो, इनको मेरा सत नमन दोस्तों। इन्हें आज सिविल सर्विस डे की हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों उन्होंने कोविड-19 से लड़ने के लिए और मानवता की मदद करने के लिए सिविल सर्विस को क्या दिए दोस्तों? शुभकामनाएं दी हैं। ये हमारा क्या है? स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया है मेरे दोस्तों। ब्रिटेन ने, अगर मैं कहूं कि जो ब्रिटेन है, जो इंग्लैंड है, उसने इतने सालों तक भारत पर शासन किया, उसका सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो वो था दोस्तों उसका स्टील फ्रेम, और वो क्या था? सिविल सर्विस मेरे दोस्तों। सिविल सर्विस के दम पर ही, जिसे स्थापना किसने की थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी। किसने की थी मेरे दोस्तों? याद होना चाहिए आपको ये सवाल कि जो सिविल सर्विस है इसके जनक कौन माने जाते हैं? लॉर्ड कॉर्नवालिस मेरे दोस्तों। इन्होंने स्थापना करी सिविल सर्विस की, और ये जो सिविल सर्विस है दोस्तों, यह क्या बन गई? इस्पाती ढांचा बन गई। किसका? इंग्लैंड का इस्पाती ढांचा बन गई, जिसने इतने लंबे समय तक इंग्लैंड को भारत के अंदर दोस्तों रोके रखा और भारत को गुलाम बनाए रखा। तो ध्यान रखना है दोस्तों, ये सिविल सर्विस जो है वो वर्तमान में हमारा क्या है? सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है। और दोस्तों आप सभी इसके अंदर जाने वाले हैं या फिर भविष्य के अंदर जाएंगे। और मेरे दोस्तों याद रखना है आपको, सिविल सर्विस में जब भी आप जाओ तो ध्यान रखना है, एक बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि आप लोक सेवक होंगे। क्या होंगे? लोक सेवक होंगे दोस्तों। तो सेवक की तरह ही आपको काम करना है। तो नेशनल सिविल सर्विस डे कब बनाया गया? 21 अप्रैल को बनाया गया। और मेरे दोस्तों 19 अप्रैल को याद है आपको? जिगरा दिवस, लीवर डे। आपको याद होगा मेरे हिसाब से कि जो लीवर डे है वो कब बनाया जाता है? 19 अप्रैल को बनाया जाता है लीवर डे। अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 बड़ा ही महत्वपूर्ण है प्यारे साथियों। हाल ही में दोपी राजो पुल का बीआरओ ने रिकॉर्ड समय में निर्माण किया है। यह पुल किस राज्य में स्थित है? बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों। ऐसे सवाल अक्सर एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं मेरे दोस्तों। जब आप कमेंट करते हो तो मैं आपके कमेंट सारे देखता हूं, चाहे आप कुछ भी पूछते हो मेरे दोस्तों। कल आप एक क्वेश्चन में क्या थे? कंफ्यूज थे कि सर जो इजराइल है उसकी राजधानी क्या है? मेरे दोस्तों इजराइल देश ने खुद अपनी राजधानी जेरूसलम को माना है, और अमेरिका ने उसका क्या किया है? सपोर्ट किया है कि जेरूसलम उसकी राजधानी है। लेकिन मेरे दोस्तों जेरूसलम जो है वो विवादित है, किसके मध्य? इजराइल और फिलिस्तीन के मध्य। इसलिए प्रत्येक देश ने अपनी जो एम्बेसी बनाई है दोस्तों वो कहां पर बना रखी हैं? वो अधिकांश एम्बेसियां तेल अबीब के अंदर हैं। कहां पर हैं? तेल अबीब के अंदर हैं। और दोस्तों एक क्वेश्चन और था जिसमें आप कंफ्यूज थे। वो क्वेश्चन क्या था कि सर पोर्ट ब्लेयर में हेडक्वार्टर, पोर्ट ब्लेयर के अंदर सो दोस्तों सेना के जो तीनों विंग हैं उसका क्या स्थित है? मेरे दोस्तों सेना का जो अलग अलग विंग है, जैसे आर्मी है, नेवी है, एयरफोर्स है, इनका हेडक्वार्टर अलग अलग कहाँ स्थित है? दिल्ली के अंदर स्थित है। लेकिन मेरे प्यारे साथियों एकीकृत विंग अगर पूछ ले कि भाई जो विंग है, तीनों विंग है, इनका एकीकृत कमांड कहां स्थित है? तो वो पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। तीनों की एक साथ कमांड पूछ ले कि भाई जहां आर्मी भी है, नेवी भी है, एयरफोर्स भी है, ये तीनों कहां पर स्थित हैं एक साथ? तो उसका आंसर है पोर्ट ब्लेयर। मेरे दोस्तों आप कमेंट्स में मुझे सवाल पूछिएगा, मैं आपकी अगली क्लास में जवाब दूंगा दोस्तों सारे सवालों का। और हाँ, ये कांस्टेबल के लिए, पटवार के लिए, एसएससी के लिए, सबके लिए महत्वपूर्ण है। कुछ लोग कह रहे थे कि सर इसका जो है वो डीप नॉलेज है इसलिए महत्वपूर्ण नहीं है। मेरे दोस्तों ऐसी कोई बात नहीं है।
हर सवाल का मैं स्तर तय करता हूं कि मैं आपको जीरो से नहीं उठाऊं, मैं आपको माइनस से उठाऊं दोस्तों, जिससे किसी को भी कोई समस्या ना हो। माइनस से उठा करके आपको एवरेस्ट के ऊपर बैठा दूंगा और फिर आपसे कहूंगा बताइए कैसा नज़ारा दिख रहा है पेपर का, तो आप जरूर कहेंगे कि सर फूल पत्तियों वाला नज़ारा दिख रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 4 पर गौर कीजिए दोस्तों। दापिरोजा पुल अगर आपसे पूछ ले कि ये कहां पर बनाया गया है, तो ये बनाया गया है अरुणाचल प्रदेश के अंदर। कहां पर दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश के अंदर बनाया गया है। और जो इसका उद्घाटन है वो वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा यहां के जो सीएम हैं पेमा खांडू दोस्तों, कौन है? पेमा खांडू जो सीएम हैं यहां के, इन्होंने इसका क्या किया है? उद्घाटन किया है। किसका? दापिरोजा पुल का। अब मेरे दोस्तों ये पुल बना है तो किसी ना किसी नदी के ऊपर बना होगा, तो वो नदी कौन सी है? ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। सुबनसिरी नदी। कौन सी नदी है प्यारे बालकों? सुबनसिरी नदी है। और ये किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्रा नदी की सहायक नदी है सुबनसिरी नदी। और मेरे दोस्तों ये ब्रह्मपुत्रा नदी हर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है। अब आप सवाल को गौर से पढ़िए। किसने बनाया है? BRO ने बनाया है। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों? सीमा सड़क संगठन। क्या होती है? सीमा सड़क संगठन। इंग्लिश में बोलूं तो दोस्तों बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है? बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, सीमा सड़क संगठन। मेरे दोस्तों जो सीमावर्ती इलाके हैं जहां पर हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बन रही है दोस्तों, वहां पर सड़क निर्माण का जो कार्य है वो कौन करता है? BRO करता है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन करता है। अब दूसरा सवाल पढ़िए। पहला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन का पोस्टमार्टम हो रहा है दोस्तों। दापिरोजा पुल कहां पर स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है और सुबनसिरी नदी के ऊपर स्थित है। BRO ने बनाया, मतलब जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जिसका हेडक्वार्टर दिल्ली के अंदर स्थित है, उसने इसे बनाया और रिकॉर्ड समय में बनाया। तो मेरे दोस्तों कितने दिन में बनाया है इसे? 27 दिन के अंदर बनाया है। आप सोचिए लॉकडाउन के समय दोस्तों ये कार्य पूरा किया गया है। क्या बेहतरीन काम किया है। केवल 27 दिन के अंदर दोस्तों एक बेहतरीन पुल बनाया गया है, दापिरोजा पुल। तो अच्छा से ध्यान रखना है आपको कि दापिरोजा पुल अरुणाचल प्रदेश के अंदर स्थित है दोस्तों, जिसकी राजधानी क्या है? जिसकी राजधानी ईटानगर है। क्या है साथियों? ईटानगर है अरुणाचल प्रदेश की राजधानी। और यह सीमा किससे बनाता है दोस्तों? चीन से, ड्रैगन से सीमा बनाता है। कौन? अरुणाचल प्रदेश। और यहाँ के सीएम कौन है? पेमा खांडू हैं। सुबनसिरी नदी पर यह पुल बनाया गया है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने इसको पुल को बनाया है। और दोस्तों 17 मार्च को यह पुल बनाना प्रारंभ हुआ था और 14 अप्रैल को इसे बनाकर कंप्लीट कर दिया। तो दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। हाँ मेरे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए। हाल ही में जीन डाइच का निधन हो गया है, इनका संबंध किस क्षेत्र से? इस क्वेश्चन को डालने का दोस्तों 2 कारण है। और पहला कारण है आपके चेहरे पर मुस्कान, और दूसरा कारण है दोस्तों एक महत्वपूर्ण जानकारी जो और जगह पर आपको नहीं उपलब्ध हो रही है, उसको आपको उपलब्ध कराना। मेरे दोस्तों जो जीन डाइच हैं इनको आप शायद नहीं जानते, लेकिन दोस्तों जो इन्होंने कार्टून बनाया दोस्तों, जो इन्होंने चित्र बनाया कार्टून का, उसको आप अच्छे से जानते हो। सबसे पहले आप वो कार्टून देखिए दोस्तों। हाँ ये टॉम एंड जेरी। कौन सा दोस्तों? टॉम एंड जेरी। ये फेमस कार्टून जो आप सभी के दिल के अंदर रहता है दोस्तों। और हाँ इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि अगर ये बिना बोले दोस्तों आपके चेहरे पर मुस्कान ला सकता है। कौन? टॉम एंड जेरी। और यही दोस्तों कंसेप्ट था जीन डाइची का। जब इन्होंने दोस्तों इस कार्टून को बनाया तो उनका भी यही कंसेप्ट था कि ऐसा कार्टून बनाएं, बिल्ली और चूहे की ऐसी लड़ाई दिखाएं जो बिना बोले आपके चेहरे पर क्या लेकर आ जाए? मुस्कान लेकर आ जाए। तो दोस्तों बिल्ली और चूहे की लड़ाई जो देश की सीमा में नहीं बंधी, हर देश के अंदर दोस्तों जानी जाती है, फेमस है। कौन सी? बिल्ली और चूहे की लड़ाई। तो दोस्तों बिल्ली और चूहे की लड़ाई टॉम एंड जेरी कार्टून बनाने वाले कौन थे? जीन डाइची थे, जिनका निधन हो गया। तो सवाल अच्छा है दोस्तों
दोस्तों आपके चेहरे पर मुस्कान लाया होगा और ये करेक्टर देख करके आपको भी कुछ पॉजिटिव फीलिंग्स आई होंगी कि आपने जरूर देखा है ये फोटो। तो दोस्तों इसीलिए फोटो को ऐड किया गया है। मैं वो सब काम करूंगा दोस्तों जो आपको समझाने के लिए क्या होंगे, जरूरी होंगे। जिस प्रकार मैंने समझा है उसी प्रकार मैं आपको समझाऊंगा, क्योंकि मैं मानता हूं कि आप और मैं दोस्तों बिल्कुल क्या हैं, एक ही हैं, डिटो कॉपी हैं। क्या है दोस्तों? कॉपी हैं। तो आइए अब आप फोकस कीजिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। हाल ही में जीन डाइच का निधन हो गया है दोस्तों, और इनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो ये चित्रकार हैं मेरे दोस्तों। इंग्लिश का जो वर्ड है वो अधिक क्या करता है, इसको अधिक अच्छा वर्ड है, जिसको क्या बोलते हैं? इलस्ट्रेटर बोलते हैं। क्या प्यारे साथियों, क्या बोलते हैं? इलस्ट्रेटर बोलते हैं। तो ये इलस्ट्रेटर थे कौन? जीन डाइच। और कार्टून कैरेक्टर कौन सा बनाया इन्होंने? टॉम एंड जेरी बनाया। कौन सा बनाया दोस्तों? टॉम एंड जेरी, बिल्ली और चूहे की लड़ाई। और 95 ईयर्स में क्या हो गया? इनका निधन हो गया। और मेरे दोस्तों ध्यान रखना है 1967 में, कब? 1967 में इन्हें ऑस्कर दिया गया। सोचकर देखिए कितने बड़े दोस्तों ये क्या थे? निर्माता थे, जिन्हें ऑस्कर मिला 1967 में। और फिल्म का नाम था मुनरो फिल्म। कौन सी फिल्म थी दोस्तों? मुनरो फिल्म थी, जिसके लिए इन्हें ऑस्कर दिया गया। तो दोस्तों अच्छे से ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 5, जीन एंड डाइच ने कौन सा फेमस कार्टून कैरेक्टर बनाया? टॉम एंड जेरी बनाया दोस्तों। और उद्देश्य क्या था? कि बिल्ली और चूहे की ऐसी लड़ाई को प्रस्तुत करना जो बिना बोले आपके चेहरे पर क्या लेकर आ जाए? मुस्कान लेकर के आ जाए। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। हाँ मेरे दोस्तों, नापाक इरादों वाले पाकिस्तान का क्वेश्चन आ गया है, लेकिन पेपर में हमारे लिए क्या महत्वपूर्ण है वो आपको मैं डिस्कस करूंगा। हाल ही में पाकिस्तान ने ग्वादर बंदरगाह के जरिए अफगान परागमन व्यापार की सुविधा फिर खोल दी है। यह बंदरगाह पाकिस्तान के किस प्रांत में स्थित है? मेरे दोस्तों जब आप पाकिस्तान को देखोगे तो जो पाकिस्तान है मेरे साथियों, आप देखना कि यहाँ पर जो पाकिस्तान है, ये जो प्रांत है, ये प्रांत है बलूचिस्तान। कौन सा प्रांत है दोस्तों? बलूचिस्तान प्रांत है। और ध्यान रखना ये पाकिस्तान से अलग होकर अलग राष्ट्र बनाने की मांग कर रहा है। कौन? बलूचिस्तान। तो दोस्तों जो देश अपने अंदर दोस्तों अपने लोगों की मांग को ही पूरा नहीं कर पा रहा, वो कश्मीर में क्या खाक काम करेगा? वो कश्मीर की डिमांड कर रहा है दोस्तों। और सोचकर देखिए उससे बलूचिस्तान ही शांत नहीं हो रहा। तो जो बलूचिस्तान है दोस्तों, यहाँ पर जो पानी है सिंधु नदी का, वो पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुँच पाता। पहले ही उसका उपयोग कर लेते हैं, तो पानी की कमी है। यहाँ पिछड़ा इलाका है दोस्तों बलूचिस्तान। तो यहीं पर एक बंदरगाह बनाया गया जिसका नाम था ग्वादर बंदरगाह। क्या नाम था दोस्तों? ग्वादर बंदरगाह इसका नाम था। और बनाने वाला कौन था? ड्रैगन था दोस्तों। कौन था? ड्रैगन था, जो एक स्वार्थी है। कौन है? स्वार्थी है दोस्तों। तो चीन ने बनाया यह बंदरगाह। और दोस्तों अभी पाकिस्तान ने क्या कहा है कि जो ये बंदरगाह है इसके द्वारा अफगानिस्तान के अंदर, कहाँ पर? अफगान जलेबी दोस्तों, अफगानिस्तान के अंदर कुछ माल की आवाजाही की जाएगी जो आवश्यक वस्तु हैं, जैसे गेहूं है। क्या है दोस्तों? गेहूं है, चीनी है, या फिर खाद है। जो आवश्यक वस्तु हैं इनकी आवाजाही के लिए खोल दिया है किसको? ग्वादर बंदरगाह को। अब देखिए दोस्तों इस ग्वादर बंदरगाह को कंट्रोल करने के लिए इंडिया ने कौन सा बंदरगाह बनाया? इंडिया ने मेरे दोस्तों इसके जस्ट आगे एक बंदरगाह बनाया ईरान के अंदर, जिसका नाम था चाबहार बंदरगाह। कौन सा है दोस्तों? हाँ, चाबहार बंदरगाह, जो ईरान के अंदर बनाया गया है। तो ईरान के अंदर इंडिया ने बनाया चाबहार बंदरगाह। और किसको काउंटर करने के लिए दोस्तों? ग्वादर बंदरगाह को काउंटर करने के लिए, क्योंकि ग्वादर बंदरगाह पर कौन आकर बैठ गया? चीन आकर के बैठ गया। और दोस्तों इसे काउंटर करने के लिए इससे आगे आकर कौन बैठ गया? इससे आगे आकर के विश्व गुरु भारत बैठ गया। तो अच्छा सवाल है दोस्तों। पाकिस्तान की राजधानी आप जानते ही हो इस्लामाबाद है मेरे साथियों। किसकी राजधानी? पाकिस्तान की राजधानी। और नहरों का देश कहते हैं किसे? पाकिस्तान को नहरों
शहरों का देश कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि हाल ही में किसे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का सचिव नियुक्त किया गया है। अच्छा सवाल है दोस्तों कि किसे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का सचिव नियुक्त किया गया है, तो वो है कपिल देव त्रिपाठी। कौन है दोस्तों? हाँ जी, त्रिपाठी जी हैं। कौन नाम है? कपिल देव त्रिपाठी। अब मेरे दोस्तों आप मुझसे पूछोगे कि ये नियुक्ति किसने की है, तो मेरे दोस्तों ये नियुक्ति की है केंद्रीय नियुक्ति कमेटी ने। किसने की है? केंद्रीय नियुक्ति कमेटी ने। और मेरे दोस्तों इस कमेटी के हेड कौन होते हैं? इस कमेटी के हेड होते हैं खुद प्रधानमंत्री भाई साहब। तो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय नियुक्ति जो कमेटी है दोस्तों, उसने कपिल देव त्रिपाठी को क्या बना दिया? राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी का सचिव बनाया है। अब आप मुझसे पूछोगे कि सर कार्यकाल कितना होगा, तो मेरे प्यारे बालकों इसका जो कार्यकाल है, इसका कार्यकाल उतना ही होगा जब तक राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद क्या रहेंगे? हमारे राष्ट्रपति रहेंगे। तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के समान ही कितना कार्यकाल रहेगा किसका? कपिल देव त्रिपाठी का। जब तक कोविंद साहब रहेंगे राष्ट्रपति, तब तक कपिल देव त्रिपाठी क्या रहेंगे दोस्तों? सचिव रहेंगे राष्ट्रपति के। तो अच्छा सवाल है, अच्छे से याद रखना दोस्तों। अब यहाँ पर और नाम के बारे में चर्चा करते हैं। राजीव गौबा दोस्तों, केंद्र जो हमारे कैबिनेट सेक्रेटरी हैं वो कौन है? राजीव गौबा हैं। जो दोस्तों जो सिविल सर्विस का सबसे बड़ा ओहदा होता है, सबसे बड़ा पद होता है, वो होता है कैबिनेट सेक्रेटरी। तो कैबिनेट सेक्रेटरी हैं राजीव गौबा। और संजय कोठारी जो हैं दोस्तों, आप जानते हो पहले इस पद पर कौन थे? संजय कोठारी भाई साहब थे। लेकिन दोस्तों ये किस पद पर चले गए? अब ये केंद्रीय सतर्कता आयुक्त में, मैंने आपको बताया था सेंट्रल विजिलेंस जो कमीशन है, इसमें चले गए संजय कोठारी। तो इसलिए पद खाली हो गया और इस पद पर आ गए कौन? त्रिपाठी। कोठारी गए और त्रिपाठी आ गए दोस्तों इस पद के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, हाल ही में पुलेला गोपीचंद ने ऑनलाइन कोच विकास कार्यक्रम में भाग लिया है। पुलेला गोपीचंद किस खेल से जुड़े हुए हैं? मेरे दोस्तों बड़े ही महत्वपूर्ण खेल है। और दोस्तों इस खेल के 2 सबसे महत्वपूर्ण नाम, उनके कोच कौन थे? पुलेला गोपीचंद थे। दोस्तों वर्तमान के द्रोणाचार्य कह दें तो भी कम नहीं होगा। वर्तमान के द्रोणाचार्य हैं कौन? पुलेला गोपीचंद। दोस्तों बैडमिंटन के कोच थे कौन? पुलेला गोपीचंद। और बैडमिंटन के कोच हैं। और इनके दोस्तों जो सबसे महत्वपूर्ण 2 शिष्या हैं, सानिया नेहवाल। कौन है दोस्तों? भारत की शान सानिया नेहवाल। और दोस्तों भारत की आन मान शान पीवी सिंधु। कौन है? पीवी सिंधु। तो पीवी सिंधु और सानिया नेहवाल ये दोनों दोस्तों किसकी शिष्या हैं? ये दोनों पुलेला गोपीचंद की क्या हैं? शिष्या हैं। तो ध्यान रखना। और पुलेला गोपीचंद का संबंध है बैडमिंटन से। और ध्यान रखना एक बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन कि जो ऑनलाइन कोच विकास कार्यक्रम है, इसका उद्देश्य है दोस्तों कि जो ट्रेनिंग देना, मतलब कि कोचिंग संबंधित क्या महत्वपूर्ण गुर हो सकते हैं दोस्तों, क्या महत्वपूर्ण बातें हो सकती हैं, उन सभी को बताना अन्य कोच को। और ध्यान रखना ये प्रोग्राम कब से कब तक चलेगा? तो ये 20 अप्रैल को स्टार्ट हुआ है दोस्तों और ये चलेगा 8 मई तक। कब तक चलेगा? 8 मई तक चलेगा। तो 20 अप्रैल से और 8 मई तक दोस्तों ये प्रोग्राम चलाया जाएगा, ऑनलाइन कोच विकास कार्यक्रम। और इसमें पुलेला गोपीचंद दोस्तों इससे जुड़ चुके हैं। और ध्यान रखना पुलेला गोपीचंद का संबंध है बैडमिंटन से। कहां से? बैडमिंटन से संबंध है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है दोस्तों, हाल ही में अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ की समिति ने किसे आई लीग 2019-20 का विजेता घोषित किया है? तो मेरे दोस्तों एक आई लीग है जिसको हम क्या बोलते हैं? हीरो आई लीग। क्या बोलते हैं मेरे दोस्तों? हीरो आई लीग। इसका संबंध है किससे? फुटबॉल से संबंधित है। किससे संबंधित है ये? फुटबॉल से संबंधित है। और मेरे दोस्तों इसे समाप्त करने की क्या कर दी गई है? घोषणा कर दी गई है। इसे समाप्त कर दिया गया है और जो इसके बचे हुए मैच थे उन्हें रद्द कर दिया गया है। और कारण आप जानते हो कोविड-19 है। कारण क्या है उसका? कोविड-19 उसका कारण है। और दोस्तों जब इसे रद्द किया गया
तो दोस्तों तब तक अंक तालिका में जो पॉइंट टेबल है उसमें जो टॉप पर था उसे क्या मान लिया, इस लीग का विजेता मान लिया। तो अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों कि आपसे पूछ ले कि कौन विजेता घोषित किया गया है। मोहन बागान टीम जो है दोस्तों यह विजेता घोषित की गई है। कहाँ की, आई लीग, हीरो आई लीग जो दोस्तों कप है उसका विजेता कौन है, मोहन बागान है। और संबंध किससे है, फुटबॉल से संबंध है। और बाकी सारे मैच रद्द कर दिए हैं, कारण आपको पता है कोविड-19 इसका कारण है दोस्तों। आइए दोस्तों आज का इतिहास देखते हैं, 21 अप्रैल का इतिहास। और एक बड़ी महत्वपूर्ण घटना दोस्तों, 21 अप्रैल के दिन मैंने आपको बता दिया है कि जो सिविल सर्विस डे है वो भी कब बनाया गया, 21 अप्रैल को बनाया गया मेरे दोस्तों। और आप जानते हो 2006 में वो स्टार्ट हुआ था। और मेरे दोस्तों जो राजूरी टीम की जो मेहनत है दोस्तों वो आपके बिल्कुल सामने है कि कम से कम समय में बेहतर तरीके से किस प्रकार में मैं आपके सामने प्रस्तुत कर सकूं दोस्तों। मैं केवल यह काम करता हूं, बल्कि जो सारा कंटेंट का काम है दोस्तों वो राजूरी टीम का है। कुछ क्वेश्चन मैं उसमें ऐड कर देता हूं और कुल मिलाकर के फूल पत्ती वाली क्लास तैयार हो जाती है, जो दोस्तों आपके एग्जाम की दृष्टि से क्या है, बड़ी महत्वपूर्ण है, आपके दिल को गार्डन करने वाली है। थोड़ा सा मिर्ची का तड़का दोस्तों बड़ा जरूरी होता है, क्योंकि आप जानते हो भारत वाले जो है वो जुगाड़ के लिए क्या है दोस्तों, फेमस हैं। किसके लिए, जुगाड़ के लिए फेमस हैं। और मेरे दोस्तों बस आप एक बात ध्यान रखिए कि जो मैं आपको ये बता रहा हूं कि टुडे हिस्ट्री वाला जो पोर्शन है दोस्तों ये सभी आपके लिए बड़े महत्वपूर्ण है। और आप खुद इस बात को क्या कर रहे हैं, महसूस कर रहे होंगे कि धीरे धीरे आपकी हिस्ट्री पर पकड़ बनती जाएगी दोस्तों। एक साथ कुछ नहीं होता, हर काम धीरे धीरे होता है, बूंद बूंद से ही दोस्तों टंकी भरती है। हमारा घड़ा है ही नहीं, हमको टंकी भरनी है दोस्तों। और बस आप मोटिवेट करते जाइए राजूरी टीम को, जिससे वो आपके सामने बेहतर पकवान क्या कर सके, प्रस्तुत कर सके दोस्तों। और बस आप तैयार हो जाइए अपने लक्ष्य पर पहुंचने के लिए। और दोस्तों शेयर कर दीजिएगा, दबा के शेयर करिएगा दोस्तों। और हाँ, हर जरूरतमंद तक क्लास पहुंचनी चाहिए, ये आपका दायित्व है दोस्तों। और हाँ, कम से कम समय में कोशिश करूंगा मैं आपको ये सारी चीजें बताने की। और मेरे दोस्तों अगर 1 घंटे का समय आप मुझे देते हो तो समझ लेना दोस्तों जो पेपर के जो 3 घंटे होंगे वो आपके खुशी खुशी बीत जाएंगे। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 21 अप्रैल 2013 को मानव कंप्यूटर के रूप में विख्यात महिला का निधन हो गया। और मेरे दोस्तों वो महिला कौन थी, वो महिला थी शकुंतला देवी। कौन थी, शकुंतला देवी, जिन्हें मानव कंप्यूटर कहते थे। क्या बोलते थे, मानव कंप्यूटर कहते थे। और वंडर, और दोस्तों गणित की वंडर वुमेन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, गणित की वंडर वुमेन, मतलब ऐसी महिला जो आश्चर्यचकित कर दे आपको दोस्तों। अजूबा कह सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, अजूबा भी कह सकते हैं। गणित की वंडर वुमेन थी कौन, शकुंतला देवी, जिनका क्या हो गया, जिनका निधन हुआ था 21 अप्रैल 2013 को। और इस 21 अप्रैल को हुआ, इसलिए दोस्तों मैंने इसको जोड़ लिया। इनका जन्म कहां हुआ था, बंगलुरु के अंदर हुआ था। कहां हुआ दोस्तों, बंगलुरु के अंदर हुआ 1939 में। कब, 1939 में। और मेरे दोस्तों गणना करने में कंप्यूटर को भी मात दे देती थी कौन, शकुंतला देवी। सोच कर देखिए, गणना करने में कंप्यूटर को पीछे छोड़ती थी कौन दोस्तों, शकुंतला देवी। और मेरे दोस्तों आपको एक रोचक फैक्ट बताऊं, आपको जानकर बड़ी खुशी होगी कि इनसे एक बार क्या कहा गया कि 13 अंकों की संख्या दी गई दोस्तों, 13 अंकों की संख्या दी गई और उसे 13 अंकों की संख्या से मल्टीप्लाई कराया गया। आप सोचकर देखिए, आप खुद कर देखिएगा कि 13 अंकों की संख्या है और दूसरी तरफ भी 13 अंकों की संख्या है, इन्हें मल्टीप्लाई कराया गया, गुणा कराया गया। और मेरे दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि इन्होंने 28 सेकंड में ही ये करके दिखा दिया। मेरे दोस्तों केवल 28 सेकंड में इन्होंने 13 अंक को 13 अंक से मल्टीप्लाई कर दिया। हम जैसे तो 13 अंकों को लिखने में ही कितना समय लगा देंगे, 28 सेकंड लगा देंगे। 2 बार गिनकर देखेंगे कि 13 हुआ या नहीं हुए दोस्तों। तो ये कौन थी, ये थी शकुंतला देवी। और जो दोस्तों मानव कंप्यूटर के रूप में जानी जाती हैं, इनकी बड़ी फेमस बुक है। हाँ मेरे दोस्तों, ऐसी महिला
महिला को नंबरों से, अंकों से आनंद आना स्वाभाविक था, इसलिए इनकी बुक का नाम था द जॉय ऑफ नंबर। क्या था? द जॉय ऑफ नंबर। मेरे दोस्तों, हाँ, अंकों का आनंद, द जॉय ऑफ नंबर। और आप और मैं तो जानते ही दोस्तों कि हमारी गणित कितनी सुपर फास्ट है। हम दोस्तों 24 × 25 करने के लिए भी क्या करते हैं, लिख कर देखते हैं, पूरा एकदम सिस्टमेटिक करते हैं कि, और उसमें भी हम क्या कर देते हैं, गलत कर देते हैं दोस्तों। ये हमारी क्या है, ये हमारी दोस्तों क्या है, विशेषता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या है? शकुंतला देवी है। फोटो देख लीजिए दोस्तों, शकुंतला देवी की फोटो आपके सामने है, मानव कंप्यूटर या गणित की वंडर वुमेन का। दोस्तों, अगर टुडे हिस्ट्री वाला पोर्शन आपको अच्छा लगे ना, तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा दोस्तों कि हाँ सर, यह पहल जो है वो क्या है, ताबूत में क्या होगी, अंतिम कील के समान होगी। और मेरे दोस्तों, समय आ चुका है भारत दर्शन का, और जो देश, जो राज्य मैंने आज लिया है, वो सच में क्या है, वो सच में ही घूमने लायक है दोस्तों। पहाड़ों की रानी उत्तराखंड। कौन? पहाड़ों की रानी उत्तराखंड दोस्तों। और देवभूमि मतलब कि द लैंड ऑफ गॉड, मतलब कि किसकी दोस्तों? बिल्कुल देवताओं की भूमि उत्तराखंड के बारे में चर्चा करेंगे, पहाड़ों की रानी दोस्तों। और देखिए, सबसे पहले तो आप देख लीजिए, आपको उत्तराखंड दिख ही रहा होगा कि एक तरफ हिमाचल प्रदेश है दोस्तों, और एक तरफ उत्तर प्रदेश है। क्या है? एक तरफ हिमाचल प्रदेश है और एक तरफ उत्तर प्रदेश है। एक तरफ मेरे प्यारे दोस्तों क्या है, नेपाल स्थित है, और एक तरफ दोस्तों चाइना स्थित है। इन सब से घिरा हुआ है कौन? उत्तराखंड दोस्तों, इन सब से क्या घिरा हुआ है। और मेरे दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात कि उत्तराखंड जो है, इसकी वर्तमान में 2 राजधानी है। अच्छा सवाल है। एक राजधानी है इसकी देहरादून। क्या है? देहरादून है मेरे दोस्तों। और एक राजधानी है इसकी गिरसैंण। क्या है? गिरसैंण। आपको ध्यान रखना है कि आपको अगर पूछ ले कि शीत ऋतु की राजधानी कौन सी है दोस्तों, विंटर कैपिटल कौन सी है, तो देहरादून जो है वो कैसी कैपिटल है? विंटर कैपिटल है। और दोस्तों, समर कैपिटल जो है, ग्रीष्मकालीन राजधानी है, वो है गिरसैंण। तो ये अभी हुई है मार्च के अंदर ही, इसलिए दोस्तों फूल पत्ती वाला सवाल तो बन ही जाता है। तो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है और गिरसैंण है। देहरादून विंटर है दोस्तों, और गिरसैंण क्या है? समर है। अब आप मुझसे पूछोगे कि सर ये उत्तराखंड बना कब था, तो मेरे दोस्तों, उत्तराखंड बना 2000 ईस्वी के अंदर। और ये किससे अलग हुआ दोस्तों? उत्तर प्रदेश से अलग हुआ। कौन? उत्तराखंड। तो सन 2000 ईस्वी में उत्तर प्रदेश से अलग होकर के उत्तराखंड राज्य का गठन किया गया। इसे बोलते हैं दोस्तों देवभूमि। क्या बोलते हैं? देवभूमि भी कहते हैं इसे। और मेरे दोस्तों, पहाड़ों की रानी भी कह सकते हैं। बड़ा अच्छा सवाल है। अब देखिए, आप आगे बढ़िए दोस्तों मेरे साथ में। अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए, उत्तराखंड के बारे में राजधानी मैंने आपको बता दी, देहरादून है, और कौन सी है? गिरसैंण भी है। कौन सी है दोस्तों? गिरसैंण भी है। मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत। कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं। और पार्टी का नाम क्या है? भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी दोस्तों पार्टी है। और गवर्नर कौन है? बेबी रानी मौर्य गवर्नर है दोस्तों। लोकसभा की सीट 5 है और राज्यसभा की सीट 3 है। और दोस्तों, विधानसभा की जो सीट है वो कितनी है? 70 सीट हैं। पहले सीट कितनी थी? पहले 71 सीट थी, लेकिन वर्तमान में कितनी कर दी गई हैं? 70 सीट कर दी गई हैं वर्तमान के अंदर। अब दोस्तों, मैं आपको कुछ फोटोज दिखाऊंगा, और फोटोज के साथ में भी आपको जो अधिक और बातें हैं वो सारी बातें आपको बता दूंगा। क्योंकि भारत दर्शन आप कर रहे हो और आप फोटो ना देखो दोस्तों, तो फिर कैसा भारत दर्शन हुआ? तो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप सबकी फोटो देख लीजिए दोस्तों। हाँ, मुस्कुराइए मत दोस्तों, बिल्कुल आप सभी मेरे क्या हो, शेर और शेरनी हो मेरे दोस्तों। आप सब पर मुझे इतना विश्वास है जितना मुझे खुद पर नहीं है, इसलिए तो दोस्तों हर कोशिश करता हूँ आपको बताने की। ये दोस्तों जो नेशनल पार्क है वो कौन सा है? ये है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। कौन सा है मेरे प्यारे साथियों? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, या फिर जिसे हम क्या बोलते हैं, हैली नेशनल पार्क। पहले नाम क्या था इसका? हैली था, और वर्तमान में क्या है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। और आप जानते हो मेरे दोस्तों, ये जो नेशनल पार्क है वो भारत का पहला नेशनल पार्क था। अच्छा सवाल था कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है दोस्तों? जिम कॉर्बेट
राष्ट्रीय उद्यान हैं। अगला सवाल देखिए दोस्तों, बिल्कुल एक खूबसूरत शहर आपके सामने है दोस्तों, और जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है नैनीताल। क्या नाम है दोस्तों? नैनीताल। और ये जो नैनीताल है वो कहाँ पर? उत्तराखंड के अंदर स्थित है। जब भी घूमने जाओ दोस्तों तो नैनीताल जरूर जाना, उत्तराखंड के अंदर। अगला पॉइंट देखिए दोस्तों, बिल्कुल ये जो जिला है चमोली है, कौन सा है? चमोली डिस्ट्रिक्ट है मेरे दोस्तों। कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? चमोली डिस्ट्रिक्ट है। यह भी घूमने लायक जगह है। कौन? उत्तराखंड की। तो चमोली जो डिस्ट्रिक्ट है दोस्तों वो भी कहाँ पर है? उत्तराखंड के अंदर स्थित है। और मेरे दोस्तों यहाँ पर आपको एक बांध भी दिखेगा, और आपको ये स्थान जो है वो बड़ा खूबसूरत स्थान है, इसीलिए मैंने जोड़ा है। इसको बोलते हैं टिहरी गढ़वाल। क्या बोलते हैं मेरे दोस्तों? टिहरी गढ़वाल। और जो टिहरी गढ़वाल इलाका है दोस्तों ये फेमस है किसके लिए? एक बांध है जिसका नाम है टिहरी बांध। क्या नाम है दोस्तों? टिहरी बांध। और आप जानते हो मैंने कहा था कि भागते भागते रुकना मत, ठहरना मत। ये नदी कौन सी है? ये नदी है मेरे दोस्तों भागीरथी नदी। कौन सी नदी है? भागीरथी नदी है, जिस पर टिहरी बांध स्थित है, जो कि भारत का सबसे ऊंचा बांध है। फिर सुनिए, टिहरी बांध उत्तराखंड में है दोस्तों, भागीरथी नदी पर है, और ये भारत का सबसे ऊंचा क्या है? बांध है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और बिल्कुल आपको जो फोटो दिख रही है आपको पता लग गया होगा ये फोटो कहाँ की है? हरिद्वार की है मेरे दोस्तों। कहाँ की है? हरिद्वार की है। और हरिद्वार के अंदर भी ये जो स्थान है दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। जो श्रद्धालु जाते हैं दोस्तों वो यहाँ पर एक डुबकी तो जरूर लगाते हैं। और ये स्थान कौन सा है? ये स्थान है हर की पौड़ी। क्या है दोस्तों? हर की पौड़ी स्थान है। बड़ा ही खूबसूरत नज़ारा होता है दोस्तों, और लोगों की आपको यहाँ पर श्रद्धा भावना देखने को मिलेगी। तो हरिद्वार के अंदर हर की पौड़ी स्थान दोस्तों, और यह हरिद्वार कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है हरिद्वार। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको एक मृग दिख रहा है जिसका नाम है कस्तूरी मृग। क्या नाम है दोस्तों? कस्तूरी मृग। या फिर इसे इंग्लिश में कहूँ तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे? एल्पाइन मस्क डियर। क्या बोलेंगे मेरे दोस्तों? एल्पाइन मस्क डियर। तो ये अल्पाइन मस्क डियर है जो कि उत्तराखंड का राजकीय पशु है। क्या है दोस्तों? स्टेट एनिमल है उत्तराखंड का कस्तूरी मृग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, बिल्कुल ये पक्षी देखिए दोस्तों आपका दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा, इसीलिए ऐसी फोटो सेलेक्ट की हैं दोस्तों जिनको देखने में मजा आए और आपको इच्छा हो कि घूमने जाना है। कहां पर? उत्तराखंड के अंदर दोस्तों। ये पक्षी है हिमालयी मोनल। क्या नाम है इसका? हिमालयी मोनल दोस्तों। और ये हिमालयन जो मोनल है वो यहाँ का राजकीय पक्षी है। क्या है? उत्तराखंड का राजकीय पक्षी है हिमालयी मोनल। और अगला सवाल दोस्तों, बिल्कुल अब आ चुके हैं मेरे दोस्तों, हाथ जोड़ लीजिए। आपके सामने है कौन? केदारनाथ दोस्तों आपके सामने है। केदारनाथ और बद्रीनाथ, ये दो जगह आप जानते हो मेरे दोस्तों, दोनों ही जगह बड़ी महत्वपूर्ण है। और आपने देखा होगा फिल्म आई थी जिसका नाम था बद्रीनाथ फिल्म। कौन सी फिल्म थी? बद्रीनाथ फिल्म थी दोस्तों। और आपने उसके अंदर ये मंदिर देखा होगा और पीछे से आपको पानी भी दिखा होगा, और दोस्तों एक शेषनाग वाली आकृति भी दिखी होगी आपको उस फिल्म के अंदर। तो दोस्तों जो बाढ़ आई थी वो यहीं पर आई थी, लेकिन इस बाढ़ में दोस्तों ये मंदिर क्या था? बिल्कुल ऐसे की ऐसे ही था दोस्तों। तो केदारनाथ बद्रीनाथ ये दोनों कहाँ पर स्थित हैं? उत्तराखंड के अंदर स्थित हैं। और मेरे दोस्तों जो केदारनाथ है, ध्यान रखना 12 ज्योतिर्लिंगों में शामिल कौन है? केदारनाथ 12 ज्योतिर्लिंगों में शामिल है। और मेरे दोस्तों अगर आपसे पूछ ले कि उत्तराखंड के 4 धाम कौन से? अच्छा सवाल है मेरे दोस्तों। उत्तराखंड के कह रहा हूँ, इंडिया के नहीं कह रहा हूँ, उत्तराखंड के 4 धाम कौन से हैं? तो मेरे दोस्तों एक है गंगोत्री। कौन सा है? गंगोत्री, जहाँ से गंगा नदी निकलती है। एक है मेरे दोस्तों यमुनोत्री, जहाँ से यमुना नदी निकलती है। और एक है मेरे प्यारे साथियों केदारनाथ, और एक है बद्रीनाथ। क्या है? बद्रीनाथ। ये 4 धाम हैं उत्तराखंड के, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। अच्छा सवाल है दोस्तों, नोटबुक पेन उठा करके नोट कर लीजिए।
लीजिए। अब मेरे दोस्तों, अब आप कहोगे कि सर उत्तराखंड अगर हमें फिल्मों में देखना है तो कौन सी फिल्में देखें। दोस्तों बड़ी महत्वपूर्ण फिल्में यहाँ पर शूट हुई हैं, जैसे कोई मिल गया। कौन सी फिल्म थी दोस्तों? कोई मिल गया। याद है आपको वो जादू? हाँ मेरे दोस्तों, वो जादू जो है वो फिल्म कहाँ पर शूट हुई है? उत्तराखंड के अंदर ही शूट हुई है। अभी मैंने नाम बताया एक फिल्म का, बद्रीनाथ। दोस्तों कौन सी फिल्म थी? बद्रीनाथ फिल्म, यह भी यहीं पर शूट हुई है। और मेरे दोस्तों आप सभी ने देखी होगी विवाह फिल्म। कौन सी फिल्म है? विवाह फिल्म दोस्तों, वो भी उत्तराखंड के अंदर ही शूट हुई है। और बत्ती गुल मीटर चालू, बिल्कुल देखी होगी मेरे दोस्तों आपने, बत्ती गुल मीटर चालू, वो भी उत्तराखंड की फिल्म है। और दोस्तों उसकी जो लैंग्वेज है वो प्योर उत्तराखंड की लैंग्वेज है। दोबारा देखिएगा जब मौका मिले दोस्तों, बिल्कुल पहाड़ी भाषा का उपयोग किया है दोस्तों, बिल्कुल ज़बरदस्त दोस्तों भाषा है। और साथ में बड़े खूबसूरत सीन आपको दिखाए गए हैं। दोस्तों मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, पढ़ने से याद नहीं होती कोई चीज़। आप जब तक उसका फोटो ना देख लो दोस्तों, तब तक याद नहीं होगा वो आपको स्थान। और फोटो देखना अधिक लंबे समय तक आपके दिमाग के अंदर, आपके दिल के अंदर रहते हैं। आप सभी अनुभवी इंसान हैं, जानते हैं। और दोस्तों ये फ़ोटो मैंने इसलिए लगाई है कि दोस्तों ये जो फ़ोटो है बड़ा ज़बरदस्त लग रहा था मुझे। और ये स्थान कौन सा है? ये है नंदा देवी। क्या है मेरे दोस्तों? नंदा देवी जो है वो है कौन सी? उत्तराखंड के अंदर है। तो मेरे दोस्तों पहला पॉइंट तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क दोस्तों, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ। और मेरे प्यारे साथियों एक फ़ोटो और थी जो मिस हो चुकी है, जो है फूलों की घाटी। क्या है मेरे दोस्तों? फूलों की जो घाटी है। ध्यान रखना फूलों की घाटी भी कहां पर स्थित है? उत्तराखंड के अंदर ही स्थित है फूलों की घाटी। तो दोस्तों 4 धाम बता दिए मैंने आपको, बांध बता दिया यहाँ का, राजकीय पशु, राजकीय पक्षी, नदियाँ, गंगोत्री मैंने गंगा नदी बताई आपको। और दोस्तों यमुनोत्री भी यमुना नदी यमुनोत्री से निकलती है। कुछ फिल्में बता दी, चमोली, नैनीताल, टिहरी, गढ़वाल, हरिद्वार मैंने आपको स्थान बताए दोस्तों। और जो महत्वपूर्ण बातें थी सारी बातें मैंने आपको डिस्कस करी। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी और दोस्तों आपको देखने में आनंद भी आया होगा। कल का फूल पत्ती वाला सवाल क्या है प्यारे साथियों? रवि बिश्नोई का संबंध किस खेल से है? और मेरे दोस्तों इनका संबंध है किससे? क्रिकेट से है। किससे है दोस्तों? क्रिकेट से है। और ये जोधपुर के हैं। कहाँ के हैं दोस्तों? जोधपुर के हैं रवि बिश्नोई। और बॉलर हैं। क्या है साथियों? ये बॉलर हैं। और ध्यान रखना अभी जो अंडर 19 टीम थी दोस्तों, उस अंडर 19 टीम के अंदर शामिल थे कौन? रवि बिश्नोई शामिल थे। और फाइनल मैच के अंदर इन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन भी किया था। किसने? रवि बिश्नोई ने। लेकिन दोस्तों दुर्भाग्यवश हम वो मैच हार गए बांग्लादेश से। लेकिन दोस्तों टीम ने बेहतरीन प्रदर्शन किया जिसमें रवि बिश्नोई का अहम योगदान था। और अंडर 19 टीम में खेलते हैं दोस्तों रवि बिश्नोई। और ये कहाँ के हैं? ये सन सिटी, ब्लू सिटी दोस्तों, जोधपुर के हैं। और ये क्या हैं? एक बॉलर हैं रवि बिश्नोई। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आज का फूल पत्ती वाला सवाल दोस्तों, अरे बिहार वालों, रिंकिया के पापा तैयार हो जाइए। बिहार के किस फल को भौगोलिक सूचकांक, जियोग्राफिकल इंडिकेटर टैग प्राप्त हुआ है? ए शाही लीची, बी आम, सी केला और डी अंगूर। अब देखते हैं कौन कौन इसका सही आंसर बताएगा दोस्तों। और हाँ एक बात, अगर आपको ये क्लास दोस्तों पसंद आई हो, आपको लगा हो कुछ सीखने को मिला है दोस्तों, और सीखने का जो तरीका है वो अन्य क्लास से अलग है, कुछ नया तरीका है दोस्तों जो आपके सीधे दिल के अंदर उतरता है, तो आप अधिक से अधिक लोगों को जोड़ लेना दोस्तों। और हाँ आपके कमेंट्स में सारे कमेंट देखता हूं दोस्तों। और हाँ अगर पसंद आए तो लाइक करना और नहीं आए तो डिसलाइक कर देना दोस्तों, लेकिन अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज करवाना। और दोस्तों हंसते रहना, मुस्कुराते रहना। और हाँ अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से जारी रखना, घर के अंदर रहना, सतर्क रहना, बाबू बाबू लाल हो जाएगा वरना दोस्तों। और एक बात बड़ी महत्वपूर्ण है कि महिलाओं, बच्चों और सैनिकों और अन्नदाता का सम्मान करना दोस्तों, और बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते रहना, क्योंकि दोस्तों ये सबसे ज़रूरी अनिवार्य चीज़ है। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।